ठीक है, तो मैकेनिक्स में जो 3 पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब स्टैटिक का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उस पर क्या क्या हो रहा है, क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, किन किन कारणों से वो रेस्ट पे है, तो स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक। गॉट इट? फिर हम ये जानते हैं सेकेंड में स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन, स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब जैसे कि मान लो तुम्हारे सामने से एक बस चल करके जा रही है, तुम्हारे सामने से एक कार चल के जा रही है, या तुम्हारे सामने से कोई आदमी चल के जा रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, कोई फुटबॉल मूव हो रही है। इन सभी सिचुएशन में अगर तुम ध्यान से देखो तो हम मोशन का स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन हम कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करेंगे। काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं हम? वी स्टडी द टाइप ऑफ मोशन, व्हाट एग्जैक्टली मोशन इज डूइंग, हम ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन विदाउट फाइंडिंग कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, मोशन कैसा हो रहा है ये पता करेंगे हम, मोशन के साथ क्या क्या पैरामीटर्स अटैच्ड हैं वो पता करेंगे हम, स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये गाड़ी है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, जब ये गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है तो इसके साथ क्या क्या पैरामीटर हैं? वेलोसिटी है, स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सब की हम बात कर रहे हैं। तो इन सब की जब स्टडी करेंगे हम तो इसे क्या कहेंगे हम? इन सबको क्या कहेंगे हम? काइनेमेटिक्स। क्या कहेंगे हम? इन सब की स्टडी को क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स। लेकिन हम कभी भी ये इंटरेस्टेड नहीं है जानने में कि इनको मोशन कौन करवा रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इनके मोशन के लिए, ये हम जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, दिस इज नोन एज काइनेमेटिक्स। अब अगर हम बात करें डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब होता है ऐसी ब्रांच जिसमें कि हम कॉज ऑफ मोशन जानना चाहते हैं। कॉज ऑफ मोशन इज ऑल्सो स्टडीड। मोशन कराने का कॉज क्या है, कौन है जो मोशन करा रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, कॉज ऑफ मोशन इज ऑल्सो स्टडीड, इज नोन एज डायनेमिक्स ऑफ मोशन। यहां पर बात करेंगे हम फोर्स की। फोर्स क्या होता है, ये कैसे लगता है, फोर्स लगने से मोशन कैसे कॉज होता है। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि फोर्स लगने से मोशन कैसे होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये मैकेनिक्स की तीनों ब्रांचेस हैं जिसपे कि हमें काम करना है, और उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? काइनेमेटिक्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? काइनेमेटिक्स। सबको आई क्या इतनी बात समझ में? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं एवरीवन? अब देखो, अब जो तुम्हारे मन के सवाल है मैं वो सब बताता हूँ। जैसे कि जब हम डायनामिक्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर फोर्स पढ़ेंगे। अब जब फोर्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स, फ्रिक्शन, टॉर्क की बात होगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, स्टैटिक में क्या पढ़ेंगे? सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख दें, अब ये जो सेकंड नंबर का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट 1 पर कोई फोर्स लग रहा है या वो फोर्स फ्री हो गया है, ये सारी बातें देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी थोड़ी फीलिंग के लिए बता रहा हूँ मैं कि क्या पढ़ रहे हैं हम एग्जैक्टली। गॉट इट एवरीवन? सेकंड मेरी बात, मैंने अभी तुमसे कहा मैकेनिक्स, तुमने मुझसे पूछा नहीं मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स किसे कहते हैं हम। तुम्हें पूछना चाहिए था। जो काम की चीजें होती है ना क्लास में, जो वाकई में तुम्हारे जेन्युइन डाउट्स होना चाहिए बेसिक के लिए, वो तुम लोग कभी नहीं पूछते हो।
मैं अगर पूछूं मैकेनिक्स क्या होता है, तो मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन मोशन, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन मोशन। समझ में आया? मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन मोशन। आप लोग इतना लिखो, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बड़े ऑब्जेक्ट जिनकी साइज को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक फुटबॉल का ग्राउंड पे मूव होना, एक फुटबॉल ग्राउंड पे मूव हो रही है और एक चींटी ग्राउंड पे मूव हो रही है। अब जब तुम फुटबॉल की स्टडी कर रहे हो तो उसका साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसका साइज काफी बड़ा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, और ये जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। हालांकि मैकेनिक्स में डील किया जाता है सिर्फ और सिर्फ मैक्रो ऑब्जेक्ट से। ठीक है, किससे डील किया जाता है? मैक्रो ऑब्जेक्ट से। ये इनका बेसिक वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, हम फॉर्मूला तो हर जगह यूज कर लेंगे, ये इनके वर्ड्स का मीनिंग है। समझे इतनी बात? चैप्टर, ये तो मैंने तुम्हें ओवरऑल व्यू बताया कि ऐसे मैकेनिक्स नाम का एक टॉपिक है जो कि चलता है। अब ये जो मैकेनिक्स नाम का टॉपिक है ये क्लास 11th में कहाँ है? क्लास 11th में ये आएगा आप लोगों को चैप्टर नंबर, मतलब इसमें 5 से 6 चैप्टर आएंगे टोटल। कितने चैप्टर आएंगे? 5 से 6 चैप्टर, जिसमें कि आएगा काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आने वाला है। फिर उसके बाद में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद में वर्क पावर एनर्जी आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आ जाएगा फिर उसके बाद में। ठीक है, फिर उसके बाद में रोटेशनल मोशन आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, रोटेशनल मोशन, और उसके बाद में आएगा ग्रेविटेशनल मोशन। ग्रेविटेशनल मोशन पे जाकर के हम इस मैकेनिक्स नाम के चैप्टर से बाहर होंगे, या मैकेनिक्स नाम की यूनिट से बाहर होंगे। समझे? तो काफी बड़ा एरिया है और सब कुछ कनेक्टेड है। जैसे तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो तुमने फिर वेक्टर पढ़ा, फिर वेक्टर के बाद में अब तुम काइनेमेटिक्स सॉल्व कर पाओगे, काइनेमेटिक्स आएगा तो न्यूटन्स लॉ सॉल्व कर पाओगे, न्यूटन्स लॉ आएगा तो फ्रिक्शन पढ़ पाओगे, फ्रिक्शन आएगा तो वर्क पावर एनर्जी पढ़ पाओगे, सर्कुलर मोशन पढ़ पाओगे। सब कुछ कनेक्टेड है, किसी का किसी में भी यूज हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं है कि ये टॉपिक पढ़ लिया इसे छोड़ दो चलो भूल गए तो ठीक है, ये सब कुछ कनेक्टेड है ना? तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेट्स बिगिन विथ काइनेमेटिक्स। It is the study of motion without taking in account the cause of motion. The cause of motion. यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इन अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक सबसे बढ़िया टर्म जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं एक ही बार बताऊंगा, सब लोग ध्यान से सुनो जल्दी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्लेस फ्रॉम वेयर द मोशन इज ऑब्जर्व्ड। ऐसी जगह जहां से बैठ के मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि इधर देखो, ये एक आदमी है, ये बढ़िया यहाँ पे बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये चेयर लगी हुई है और ये यहाँ पे बैठ के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि इस डायरेक्शन में चल रही है, ये एक साइकिल है,
क्या बन गया, ये तो साइकिल बनानी थी, ठीक है। ये एक साइकिल है जो कि इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट यूनिट, ये जो पूरी कंप्लीट यूनिट होती है ना, इसको क्या कहते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ऐसी जगह जहां से बैठ के मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है उस जगह को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये आदमी, या चलो दो लोग, क्या बात है, ये एक ट्रेन है, और ये भी एक ट्रेन है, दो लोग, दो, ये ट्रेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ये ट्रेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक बॉय बैठा है और यहाँ पे एक गर्ल बैठी हुई है। जब ये दोनों मूव करने लगे तो बॉय ने गर्ल को देखा, ठीक है, ट्रेन तो मूव कर रही थी, तो बॉय भी तो एक ऑब्जर्वर हो गया ना, जो कि गर्ल को देख रहा है। बोलो, अरे ऐसे ही तो दोस्ती होगी इनकी, देखेंगे नहीं जब तक है। तो बॉय भी तो ऑब्जर्व कर रहा है ना गर्ल को, तो क्या हम बॉय को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे क्योंकि उसने गर्ल के मोशन को ऑब्जर्व किया है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस। क्या बोलेंगे हम उसको भी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां से मैं कोट कर सकता हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी मूविंग और स्टेशनरी। या तो रुकी हुई हो सकती है, स्टेशनरी का मतलब हुआ कि एक जगह पर रुकी रहे, और मूविंग मतलब चलने वाली। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी हो सकती है? इट कैन बी मूविंग और इट कैन बी स्टेशनरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। लिखिए, ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी में ये एक श्रेय बैठा है, और ये गाड़ी है, इसमें एक लड़की जा रही है, एक लड़की जा रही है, ठीक है। जब इसने इसको ऑब्जर्व किया तो इसने क्या कहा? ये लड़की थी, बढ़िया एकदम शानदार गाड़ी से चल रही थी इधर। ही इज द ऑब्जर्वर ना, ही इज द ऑब्जर्वर। अगर ये ऑब्जर्वर है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जहां से मोशन को देखते हैं, लड़के ने लड़की को ऑब्जर्व किया, जहां से मोशन को देखते हैं उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग हो गई ना, और जब ये यहाँ पर ये दादाजी बैठे हुए थे तब तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी थी ना। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी स्टेशनरी और इट कैन बी मूविंग। मैं ये कह नहीं रहा हूं कि कौन किसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी, लड़की क्या देख रही है, लड़की को लड़का स्टेशनरी दिख रहा है, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि जब लड़के ने लड़की को देखा, एक मोशन को ऑब्जर्व करा ना, अगर उसने एक मोशन को ऑब्जर्व करा तो ही इज द ऑब्जर्वर, और हम कह सकते हैं यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग, मूविंग इन नेचर। देखो अब निधि मुझसे क्या पूछ रही है कि अगर बॉय अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करे तो वो तो हमेशा ही स्टेशनरी दिखेगा ना बेटा। तुम तेजी से दौड़ो और अपने हाथ को देखती रहो, ठीक है। चल, इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट। अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली मोशन इज, तुम्हें क्या समझ में आता है मोशन से? मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट समझ में आता है। अच्छा, मोशन मीन्स मूविंग। मैं इसको थोड़ा क्लेरिफाई करता हूं। ध्यान से सुनिएगा। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन, change in position of the body
with respect to time। ठीक है, जब कभी भी अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट फिजिकल phenomena is known as motion, ठीक है। अगर टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, then such phenomena is known as rest। क्या कहलाता है? is known as rest। ये तो दोनों बातें हुई एब्सोल्यूट टर्म्स। क्या ये कनेक्टेड है? क्या दोनों, क्या ये दोनों कनेक्टेड है? जैसे कि पहले समझते हैं, ये रोड है, ठीक है, यहां पे ये एक ट्रक है और ये एक चेयर लगी हुई है बढ़िया सी, इस पर ये एक आदमी खड़ा है, इस पर ये आदमी खड़ा हुआ है, ये मूव कर रही है। अब जब उसने देखा तो पहले जब उसने घड़ी चालू करी t=0 पे, तो यहाँ पे था A1 पोजीशन पे। थोड़ी देर बाद क्या देखा उसने कि ये ट्रक t=5 सेकेंड पे यहाँ आ गया है A2 पोजीशन पे। फिर थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा, t=8 सेकेंड ले लो, उस पे क्या देखा, A3 पोजीशन पे। टाइम के साथ पोजीशन में चेंज हो रहा है। So this is known as motion। There is a change in position with respect to time, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोशन। मान लो टाइम के साथ कोई चेंज ना होता, कैसा होता सर? ऐसा होता कि t=0, t=5 और t=8 सेकेंड। जब जब ये देखता है इसको ऑब्जेक्ट अपने से इतनी दूरी पर ही दिखता, हमेशा A1 पोजीशन पर ही दिखता, यही दिखता, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट। क्या कहते हैं हम, रेस्ट। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा और करेक्शन करूंगा, पहले इतना लिखो फिर मैं और डिटेल में समझाता हूँ। मैंने स्पीड की बात नहीं करी है, क्यों आगे भाग रहे हो, इतना सब चीजें समझाऊंगा मैं। और तुम्हें ज्यादा आता है तो क्लास बंद करो और बैठो। देखो इसी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, सुनना मेरे ध्यान से। मोशन एंड रेस्ट जो होता है ना, मोशन एंड रेस्ट, दे आर रिलेटिव फेनोमेना। ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। जो क्लास में बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं ना, ये सारे टर्म का एक ही मतलब है कि ये क्या है, रिलेटिव फेनोमेना है। क्या है ये, रिलेटिव फेनोमेना। कौन ऑब्जर्वर है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। बहुत कॉमन एग्जांपल जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ट्रेन वाला, जो आप लोग बचपन में भी पढ़ते हैं। यार अपनी जमीन थोड़ी सी दूर क्यों बनती है हमेशा? हाँ यार, टायर अपने ऊपर रखते, हवा में ट्रेन बोल के प्लेन बना देते। ठीक है, ये दो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये ए और एक ये बाहर खड़ा है। ठीक है, ध्यान से समझो। लेट्स टेक 3 पीपल। ओके पीपल्स, A B C। यार परेशान मत हो, बिल्कुल चिल दिमाग से बैठो। एक नहीं 10 बार सुनेंगे और बिल्कुल समझेंगे, है ना। ABC 3 लोग, ट्रेन चल रही है बढ़िया मस्त मजे। तुम एंजॉय करो टॉपिक को, इमेजिन करते जाओ, सब समझ में आएगा। ABC
3 लोग हैं, ठीक है। ए ने बी को देखा, ट्रेन चल रही है, हाँ ट्रेन बढ़िया तेजी से चल रही है एकदम मस्त। ए ने बी को देखा, ए बी को क्या बोलेगा? यार अपन दोनों तो बढ़िया आराम से बैठे हैं। ए बी को क्या बोलेगा? अपन तो आराम से बैठे हैं। अभी सिर्फ बी के बारे में बात हो रही है ना, सब लोग बी को देख रहे हैं, तुम भी बी को देख रहे हो, मैं भी बी को देख रहा हूं, ए भी बी को देख रहा है और सी भी बी को देख रहा है। पता नहीं बी में ऐसा क्या दिख रहा है, सब देख रहे हैं उसको। विथ रिस्पेक्ट टू ए बी एट रेस्ट, ऐसा कैसे सर? देखो ए और बी के बीच की दूरी नहीं बदल रही, फिक्स है एकदम। विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है? रेस्ट। अब आ जाओ सब लोग, अपन लोग सी के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जब मैं बोल रहा हूं ना सी के रिस्पेक्ट में, तो पूरी जनता सी के ऊपर, सी के कंधे पे चढ़ के बैठ जाना, जितनी भी क्लास में है, ठीक है। सी के कंधे पे चढ़ के बैठ जाओ और ऑब्जर्व करो बी को। विथ रिस्पेक्ट टू बी, सी इज इन मोशन। हुआ क्या ऐसा बच्चों? जब मैंने कहा था विथ रिस्पेक्ट टू ए, जब मैंने कहा था विथ रिस्पेक्ट टू ए, ट्रेन चल रही है ना, और जब मैंने कहा था विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन था? ए। ए पे तुम सब बैठ करके देख रहे थे बी को और चिल्ला रहे थे रेस्ट है, रेस्ट है, रेस्ट है। जब तुम लोग बी पर चढ़ के बैठ गए, जब तुम लोग बी पर चढ़ के बैठ गए, तुम क्या चिल्ला रहे थे? मोशन है भैया, मोशन। बिना मोशन नहीं है, तो मोशन चल रही है, ठीक है। यहां से क्या समझ में आता है हमको कि जो मोशन और रेस्ट है ना, मोशन एंड रेस्ट, दे डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। किस पे डिपेंड करते हैं ये? ऑब्जर्वर कहां से देख रहे हैं। किस पे डिपेंड करते हैं ये? शब्द को सुनो, कहां से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर पर निर्भर करते हैं ये। क्लियर हुई क्या बात? दे डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, बात सुनो मेरी ध्यान से, अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन से कोई बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा सा करेक्शन है, मैं बोल गलत है ना। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो वो कहलाता है रेस्ट, और अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज हो गया तो वो कहलाता है मोशन। सारा खेल किसका है? ऑब्जर्वर का। गॉट इट एवरीवन? लिख लिया सबने? मोशन और रेस्ट किस पे डिपेंड करता है सर? ऑब्जर्वर पे, कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर ऑब्जर्वर ए हुआ तो हम चिल्लाएंगे रेस्ट पे है बी, लेकिन अगर ऑब्जर्वर सी हुआ, हम सब सी के कंधे पर चढ़कर बैठ गए, तो क्या चिल्लाएंगे हम? इट इज इन मोशन। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलेंगे। देखो अभी एक डाउट लेते हैं, बहुत बढ़िया डाउट पूछा, यही बता देता हूं मैं। ये एक स्केटबोर्ड है, ये दूसरा स्केटबोर्ड है, ठीक है।
ये चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से और ये भी चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये स्पीड है, वेलोसिटी है, मैं इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा, बस तुम्हें ये फीलिंग दिला रहा हूं कि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा मानो, ठीक है, चलने दो। अब है ना, अपन पूरी क्लास चीटी बन जाते हैं और अपन चीटी बन के ए पर बैठ गए। किस पर बैठ गए अपन? चीटी बनकर ए पर बैठ गए। क्या ये दूरी इनके बीच की कभी चेंज हो पाएगी? जो ये x दूरी है इनके बीच की कभी चेंज हो पाएगी? विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी के बारे में कमेंट करिए सब लोग। ए से बैठ के बी का क्या हो रहा है? दोनों चल रहे हैं सेम स्पीड से। गुड, इट इज एट, उसे क्या दिखेगा कि यार हम दोनों के बीच की दूरी तो सेम है, स्टेशनरी दिखेगा, ये उसे रेस्ट पे दिखेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मान लो सारी चींटियां एक स्टेशन पे उतर जाती हैं, मतलब अपन लोग सब एक स्टेशन पे उतर गए। अब ये स्टेशन का नाम था सी। सो विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या बोलेंगे हम? बी के बारे में कमेंट करो। इट इज इन मोशन। सबको क्लियर हुई ये बात? निधि अभी उधर की तरफ रिवर्स में ध्यान मत दे, अभी जितना मैं बता रहा हूं उतना देख। बिल्कुल, अगर तू बी पे से देखेगी तेरे को सी पीछे जाता हुआ दिखेगा। ये वैसी बात हो गई जैसे कि जब तुम ट्रेन में घूमती हो तो तुम्हें ट्रेन में जो आइट साइड में कंट्री साइड के खंबे झोपड़ियां दिखती हैं, दैट इज मूविंग, और तुम अपने आप को स्टेशनरी समझते हो। तुम वो पूछ रही हो, ठीक है, बट मैं वो भी डिस्कस नहीं कर रहा, मुझे वो एंगल बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। यहां तक की कहानी हमको समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन पे। किस पे आ जाते हैं? पैरामीटर्स ऑफ मोशन। जिसमें मैं पहली टर्म पढ़ा रहा हूं, जो कि होती है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये क्या होता है? ये किस टाइप का वेक्टर है? ऐसे देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। इसकी पोजीशन जो हमने ओरिजिन से लोकेट करी है वो ये होगी ना, x, y। बोलो, यही होगी क्या? ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर इज द लोकेटिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस। पूरे सराउंडिंग में कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना by the help of a vector is called position vector। हो सकता था ये आर ए वेक्टर हो जाता, क्या हो जाता ये? आर ए वेक्टर। तो आर ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते थे सर? आप लिख सकते थे एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट जे कैप, और अगर 3D होता तो आप मान लो कहीं हवा में होता, रूम के सेंटर में या कहीं, तो जेड कोऑर्डिनेट के कैप, ऐसा लिख सकते थे। बोलो, समझ गए इतना? दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अभी इसको लिखना नहीं है, अभी सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए अचानक से ये गाड़ी चल के इधर आ जाती। कहाँ आ जाती? ये गाड़ी चलती और इधर आ जाती। अच्छा, ये गाड़ी ऐसी आ जाती, ये। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता तो क्या करता सर? वापस से आप इस गाड़ी की पोजीशन लिखते
ओरिजिन से, और इसको नाम देते आप आरबी वेक्टर। ये हो जाता x2 y2 z2, ठीक है। क्या हो जाता है ये x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट। तो आरबी वेक्टर क्या होता, आरबी इज दी x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अरे बच्चों बोलो यार। So RA and RB are nothing but the location of position A and position B from origin. By using vector हमें एकदम दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अगर x2i y2j और z2k मतलब x कोऑर्डिनेट i कैप के बराबर x2 है, j कैप के बराबर y2 है और z डायरेक्शन में वो z2 चला है। ये कहानी हमको क्लियर हो जाती है। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो, चलो पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो सब लोग, इतना लिखो। चलो इधर देखो, जल्दी से इधर आओ सब लोग, इसी डायग्राम पे। अगर मैं तुमसे एक और टर्म यहाँ पे पूछूं, द सेकेंड टर्म इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एनीवन इन द क्लास, व्हाट एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट इज? It is the minimum distance it is the minimum distance between final position and initial position. इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होती है, अंडरलाइन दी वर्ड मिनिमम डिस्टेंस, उसे क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब सर ये, मतलब ये लाइन, समझे सब लोग? तो अगर सर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कह सकते हैं? हम मैथमेटिकल फॉर्म में कह सकते हैं इट इज दी आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। देखो तुमने वेक्टर पढ़ा हुआ है, तुम्हें ये बातें आती हैं। अरे यार ठीक है, दिस इज नोन एज डेल्टा आर वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज दी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये दो वेक्टर के माइनस से बन रहा है, और हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर का माइनस ही क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। हमने पढ़ा था ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो वो आर क्या था? वो भी तो एक वेक्टर ही था। तो वैसे ही दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहलाएगा ये? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगा? इनिशियल से फाइनल की तरफ। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर। समझे? गॉट इट एवरीवन? मैं डायग्राम वाइग्राम सब बता रहा हूं आप लोगों को। इस डेल्टा आर को हम क्या कहेंगे? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे हम? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। एंड चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Is it clear to everyone now present in the class? अब एक छोटा सा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ covered by an object, covered by a body during motion। जैसे कि ए पॉइंट से स्टार्ट करा और ये चल के हम बी पॉइंट पर आए, और चल के क्या आए? हम बी पॉइंट पर आए।
ए से बी तक में अगर तुमने जो गाड़ी चलाई है वो तो इस पाथ पर चलाई है ना, देखो। तो जब तुम रीडिंग करोगे अपनी गाड़ी में से तो वो बताएगी कि गाड़ी कितनी चली है, इतनी। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, लेंथ ऑफ द पाथ। क्या हो गया ये, लेंथ ऑफ द पाथ, जिसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, और यहीं पे अगर कोई पूछता कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाता, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई सबको ये बात? क्लियर है सभी को? हाँ ना बोलो यार। अच्छा, अगर ये बात क्लियर है, देखो कोई भी अभी ना लिखना मत सबको, नीट की कसम है बेटा। ये बात क्लियर है तो एक नोट लिखो और समझो बातों को। मान लो एक स्ट्रेट लाइन पर चली गाड़ी, ए पॉइंट और बी पॉइंट कैसे थे, स्ट्रेट थे सर एकदम, तो गाड़ी ऐसी चली। और सर अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, इतना ही हुआ है। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं, या यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ distance and magnitude of displacement is same for straight line path। मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं बोल थोड़ी सकता हूं डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। मैं क्या बोल सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ये 4 किलोमीटर था, तुम कहोगे अच्छा डिस्टेंस भी 4 है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कितना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वो भी 4 किलोमीटर। आई क्या बात समझ में सबको? जरा लिखो ये। चलिए इधर देखिए, नेक्स्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट पर। अगर हमने ये बात करी तो थोड़ा और यहीं लिख लेते हैं हम। पहला नोट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लिखवाऊं क्या ये, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब ये बचपन में पढ़ते हैं, इज अ वेक्टर एंड डिस्टेंस इज स्केलर। चलो अब तो लिख दिया। चलो थर्ड पॉइंट देखो जरा, एक पाथ है ए और बी के बीच में, ऐसा रैंडम सा पाथ है ए और बी के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। मानते हो ना इतनी बात? तो ग्रीन लाइन इज डिस्प्लेसमेंट एंड ब्लैक लाइन इज डिस्टेंस। बहुत आसान हुआ तो पहला वाला पॉइंट हो सकता है ए और बी के बीच में, अगर बहुत सिंपल सा पाथ हुआ तो पहला वाला पॉइंट, नहीं तो पाथ ऐसा ही मिलेगा हमेशा। तो एक नोट यहां से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया है डिस्टेंस से। हमेशा यही सिचुएशन होगी कि या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल लो, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, या डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज लार्जर देन डिस्टेंस। ठीक है, एक और पॉइंट देखते हैं यहीं पे। ए से स्टार्ट किया और वापस ए पर ही आ गए, डिस्टेंस 2 पाई आर, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है,
0. Distance is 2 pi r but displacement is 0. So we can say, अच्छा ये हो गया है ना. और आगे चलते हैं थोड़ा सा. ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस थी. ए पॉइंट से स्टार्ट किया मोशन. ये एक बढ़िया एक बाइक है, जीप ले लेते हैं अपन, थार. ये यहां से चलना चालू करी और राउंड लगाकर आ गई और यहां आकर रुक गई. यहां आकर रुक गई. क्या मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नेगेटिव? क्या मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नेगेटिव डेल्टा आर? यहां पे क्या मैं कह सकता हूं डेल्टा आर वेक्टर इज 0? फोर्थ वाले पॉइंट में मैं कह सकता हूं डेल्टा आर वेक्टर इज 0. इस वाले पॉइंट में कह सकता हूं डेल्टा आर वेक्टर इज पॉजिटिव. ए से चालू किए थे, बी पे खत्म हुए, मान लेते हैं यहीं पे हमारा ओरिजिन था. इट इज पॉजिटिव. बोलो. तो यहां से समझ में आता है डिस्प्लेसमेंट कैन बी, displacement vector can be negative, positive or 0, but distance is always positive. समझे इतना? लास्ट पॉइंट क्लियर हुआ? चलो इधर देखो सब लोग. ए और बी, ए और बी के बीच में जाने के लिए इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमेशा एक यूनिक वैल्यू ही होगा. बोलो. तो मैं कह सकता हूं ना बिटवीन 2 पॉइंट distance may have infinite value but displacement is unique. But displacement is unique. लिखो. लिखो जल्दी. एक 8th पॉइंट और देखो सभी लोग. एक डायरेक्शन हमेशा याद रखना, ठीक है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट. ठीक है? यहीं से एक स्क्रीन के ऊपर जो आता है तुम्हारे फेस की तरफ उसको कहते हैं अपवर्ड, और एक जो अंदर की तरफ जाता है उसको कहते हैं डाउनवर्ड. ये उनके साइन होते हैं. अपवर्ड के लिए एक बिंदु और डाउनवर्ड के लिए जो अंदर की तरफ है उसके लिए क्रॉस. ठीक है? तो टोटल देयर आर 10 डायरेक्शंस. इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है? एक सेकेंड सभी लोग, अभी कहीं मत जाओ. एक बात और सुनो मेरी, काम की बात. सभी लोग इधर देखो.
एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो ही जाएगा। इधर देखो, सभी लोग इधर आओ, एक सेकंड इधर आओ। देखो ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन क्या ओरिजिन पर डिपेंड कर रही है? इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ये जो ब्लू लाइन बनी है ये, क्या ये ओरिजिन ब्लैक डॉट पर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है ना? ये ब्लू लाइन एकदम, ये ब्लू लाइन डिपेंड कर रही है आर ए और आरबी पर। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, displacement vector is independent of origin but not position vector। ठीक है, but not position vector, लेकिन position vector origin पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी सी बात और लिख लो। अब हमारा टॉपिक खत्म होता है कल की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास होगी तुम्हारी मंडे से, रेगुलर क्लासेस हैं तो मंडे मिलते हैं।